नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और आरबीएससी एनसीईआरटी सीबीएसई कक्षा 10वीं संस्कृत विषय की व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। और व्याकरण में भी जो है अपना चल रहा है टॉपिक कारक प्रकरण का। ठीक है, मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, बाकी इधर उधर की हम बातें नहीं करेंगे, इतना वक्त अपने पास है नहीं। तो चलिए सीधे षष्ठी विभक्ति को हम पढ़ते हैं। कारक प्रकरण हम पढ़ रहे हैं और षष्ठी में संबंध जो है आपका, इसको संबंध बोला जाता है, संबंध। हालांकि इसे कारक नहीं मानते हैं, ठीक है, इसे कारक की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो देखिए, किसी से संबंध जब प्रकट करते हैं, संबंध जब बताते हैं किसी चीज का या किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, तो उसके अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण के लिए एक देखिए, राज्ञः पुरुषः, ठीक है, यानी राजा का पुरुष, ठीक है, या राजपुरुष आप उसको कह सकते हैं, राज पुरुष। एक बार मुझे कमेंट्स करके बताओ इसके अंदर आपका कौन सा समास है, क्योंकि हम समास पढ़ चुके हैं और समास के अंदर ये शब्द मैंने पढ़ाया है अच्छे से। तो कौन सा समास इसके अंदर है मुझे बताओ, किस किसने देखिए सीरियसली पढ़ा है, उससे पता चल जाएगा। तो राज्य पुरुष यानी राजा का पुरुष, इसमें आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मृतिकाया घट, ठीक है, यानी मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, ठीक है। रामस्य कलमः, ठीक है, यानी राम की कलम, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसके अंदर उपपद विभक्ति देखिए, षष्ठी जो विभक्ति है आपके, जिसे हम संबंध कह रहे हैं उसमें उपपद विभक्ति किस तरीके से होती है। देखिए उपपद विभक्ति, ठीक है। देखिए क्या होता है, लिखिए फटाफट लिखिए, गुण क्रिया आदि के आधार पर किसी, ठीक है, गुण गुण क्रिया आदि के आधार पर किसी एक को श्रेष्ठ बताना, ठीक है। गुण क्रिया आदि के आधार पर किसी एक को जो है श्रेष्ठ जब हम बताते हैं, ठीक है, या उनको उनमें से जब किसी को अलग किया जाता है, या वो एक समूह से जो अलग है, ठीक है, पूरे समूह से जो अलग होता है, उसके अंदर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, या षष्ठी या सप्तमी दोनों लगा सकते हैं आप उसके अंदर में, ठीक है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कविना, ये तो हो गया आपका षष्ठी विभक्ति, ठीक है, और इसी को हम कविशु भी कह सकते हैं, कविशु। दोनों में से एक लगाए, कुछ भी लगाए, बिल्कुल दोनों सही हैं। कालिदास श्रेष्ठ, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कविना या कविशु दोनों में से कुछ भी लगाए, दोनों सही हैं। देखिए अगला एक उदाहरण देखिए, देखिए छात्रानाम, ठीक है, ये षष्ठी का है, या आप लिख सकते हैं छात्रेशु, ठीक है, छात्रा नाम या छात्रेशु, ये आपका सप्तमी का हो गया। दोनों से हम तुलना कर रहे हैं, किसी एक को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो छात्रा नाम छात्रेशु गोपाल चतुर, ठीक है, छात्रों में गोपाल जो है चतुर है, ठीक है, छात्रा नाम या छात्रेशु दोनों में से कुछ भी लिख दें, गोपाल क्या है, चतुर है, ठीक है। अब कुछ शब्द लिखिए,
देखिए ऊपरी, अधस्तात्, अधः, पश्चात, पुरः। ठीक है, एक और शब्द लिख दीजिए, पुरस्तात्। ठीक है, इन शब्दों के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो शब्द है इन शब्दों के अर्थ में हमेशा क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण देखिए, वृक्षस्य, ये शब्द है। ठीक है, अब अधः या अधस्तात्। ठीक है, एकः, पथिकः आसीत्। ठीक है, यानी वृक्ष के नीचे एक पथिक था, है ना। अधः और अधस्तात् दोनों इसमें शब्द आ गए। देखिए अब गृह से ऊपरी, गृह से ऊपरी। ठीक है, कोई भी शब्द लगा दीजिए आप उसके आगे, है ना। गृह से ऊपरी, या विद्यालय से पुरः, विद्यालय से पुरः। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको 1 2 3 4 5 और ये 6 ये शब्द याद रख लेने हैं। ये शब्द जहां पर भी आपको नजर आ जाए आंख बंद करके आपको षष्ठी विभक्ति लगा देनी है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए उतारिए फटाफट इसको। चलिए ये तो हमारी षष्ठी विभक्ति हो गई। इनका अभ्यास आप अच्छे से कर सकते हैं। शब्द रूप जब आप याद करेंगे तो शब्द रूप याद हो जाएंगे, उसके बाद में आपको ये इजी लगने लगेगा, क्योंकि जब तक शब्द रूप आप याद नहीं करेंगे तब तक षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया ये सारी जो विभक्तियां हैं वो आपको थोड़ा सा बोझ लगेंगी। तो आपके सिलेबस में शब्द रूप भी है ना। उस शब्द रूप को अच्छे से याद करिए। जो भी शब्द रूप दे रखे हैं, सिलेबस जो है आपका पाठ्यक्रम इसका व्याकरण का मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। जो जो आपके इसके अंदर हैं शब्द रूप, वो शब्द रूप आप जरूर याद कर लें, धातु रूप भी याद करें। ठीक है, चलिए सप्तमी विभक्ति। अरे ये चौक भी थोड़ा सा कभी कभी धोखा दे देता है। सप्तमी विभक्ति, ठीक है, जिसको हम अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरण। ठीक है जी, कारक। ओके, अब अधिकरण क्या कारक क्या कहता है हमें, देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकरण कारक के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे स्थाल्याम, ओदनम, पचती। ठीक है, बर्तन के अंदर जो है चावल पक रहे हैं, तो स्थाल्याम में जो है आपकी सप्तमी विभक्ति हो गई है। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, वृक्षे पत्राणि
संति, यानी वृक्ष पर पत्ते हैं। ठीक है, अब इसका एक नियम लिखिए, चलिए लिखिए। जब एक क्रिया के होने पर जब एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना वर्णित हो तो क्या होता है, आपका पहले वाली जो क्रिया होगी उस पहले वाली क्रिया में और उस क्रिया के जो करता है, उस क्रिया का जो करता है, जो भी करता होगा उस कर्ता में आपका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखिए इस नियम का। देखिए, सूर्य अस्तम गते सर्वे गृहम गता। देखिए यहाँ पे देखिए, सूर्य अस्तम गते सर्वे गृहम गता। तो हमने कहा कि जब एक के बाद दूसरी क्रिया आती है तो पहले वाली क्रिया में आपका क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, और पहले वाली क्रिया का जो करता है उसके अंदर भी आपके सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ध्यान रखिए। अब इसके बाद में ये एक तो ये क्रिया आ गई गता, ठीक है, लेकिन इसमें हमने सप्तमी नहीं करी है। तो पहले वाली क्रिया में सप्तमी, पहले वाली का जो करता होगा उसी के अंदर आपके सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, रामे वनम गते दशरथः स्वर्गम गता। ठीक है, यानी रामे प्रथम, ये ठीक है। पहली क्रिया आपका, पहली क्रिया में भी आपके सप्तमी आ गई और पहली क्रिया का जो करता है राम, इसमें भी आपके सप्तमी आ गई है। तो ये समझ करके चलिए आप लोग अच्छे से। चलिए अगला एक नियम देखिए। देखिए, अनादर अर्थ में किसी का जब अनादर होता है, अपमान होता है, अनादर अर्थ में, ठीक है, अनादर अर्थ में आपके षष्ठी और सप्तमी दोनों ही होंगी इसमें, षष्ठी ऑब्लिक सप्तमी। ठीक है, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां आपके अनादर के योग में होंगी। देखिए उदाहरण देखते हैं। रुदती रुदतः हाँ, रुदिति रुदते वा बालकस्य पिता कार्यालयम गतः।
ठीक है, यानी रोते हुए बालक को छोड़कर उसका जो पिता है वो अपने कार्यालय चला गया, अपने ऑफिस में चले गए। रुदती रुदतः वा परिजने, ये सप्तमी आ गया, परिजनस्य ये षष्ठी आ गया, वा सह गृहम् अत्यजत। ठीक है, तो इन अर्थों में ये जो है आपका प्रयोग होता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका कारक प्रकरण यहाँ पे समाप्त होता है और कारक का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ। हालांकि कारकों को जब हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो गहराई से अगर पढ़ें तो बहुत इसके अंदर गहराई है, एक एक नियम खोल करके बताऊँ, लेकिन चूंकि अब समय नहीं है इतना आपके पास, तो टॉपिक सारे कवर किए हमने। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छूट गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे टॉपिक आपको कवर करवाए हैं। हालांकि यह है कि कुछ उदाहरण मैंने कम करवाए हैं समय की सीमा की वजह से। ठीक है, तो उन उदाहरणों का आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप लोग कुछ नोट्स जरूर बना रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं उनके नोट्स आपने बनाए होंगे। तो एग्जाम्स के टाइम पे उन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लें, उदाहरण को अच्छे से पढ़ लें। साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक में इनसे संबंधित जो उदाहरण है उनका अभ्यास करने का प्रयत्न करें। और वाच्य परिवर्तन जो हमने कारक की शुरुआत में पढ़ा, प्रथमा और तृतीया, ठीक है, तो वह वाच्य परिवर्तन का जो है अभ्यास आप अच्छे से करने का प्रयत्न करें। तो इन सब अभ्यास से आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बहरहाल आज तो क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। हालांकि मैं प्रत्यय शुरू करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा तबियत आज साथ में देरी, हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा सर दर्द है, तो मैं फिलहाल क्लास को यहीं खत्म करूंगा। तो आप लोग अभ्यास करते रहे, अपना अध्ययन करते रहे, अध्यापन आराम से आपका सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगला एक टॉपिक लेकर के मैं आऊँगा। आपके 3 टॉपिक जो है महत्वपूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं व्याकरण के। अब 2-4 टॉपिक और बचे हैं जिनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब यह है आपका प्रत्यय है, धातु शब्द रूप तो खैर ठीक है, वो तो कंसेप्चुअल चीजें हैं, याद करनी है आपको। आपके पास अगर सामग्री उपलब्ध है तो आप लोग उसको याद कर लीजिए, अन्यथा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और एक और बात, जो हमारी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको अभी एडमिन लॉक किया हुआ है, यानी कि कोई अकारण बेवजह के मैसेज नहीं करे, कोई फालतू परेशान किसी को नहीं करे इस वजह से। अब चूंकि परीक्षा आपके नजदीक है, इसलिए कुछ समय के लिए उसका जो लॉक है वो मैं खोल रहा हूँ। तो आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उस ग्रुप में आप सीधे मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज से मैं उस ग्रुप का जो लॉक है वो खोल दूंगा, तो उसमें सभी जो मेंबर्स हैं वो अपना मैसेज कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, केवल क्लास से संबंधित और सब्जेक्ट से संबंधित ही क्वेश्चंस आप पूछें और उनसे संबंधित ही आप जो है मैसेज करें। अनावश्यक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह वगैरह ये सारी चीजें नहीं करें। जो भी करेगा उसको रिमूव करूंगा मैं, है ना। तो आप लोग सब्जेक्ट से संबंधित कुछ भी पूछे, हर चीज का स्वागत है। आपकी जिज्ञासा है उसको उसका समाधान कोशिश करूंगा, या तो ग्रुप में हाथों हाथ, अन्यथा अगली क्लास के अंदर आपको उसका समाधान मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमो नमः।